बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई बात नहीं, 12th लेक्चर है, काफी टाइम हो गया भाई, पी ब्लॉक चले जा रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला हुआ है आप रिवाइज करते चलो, आप रिवाइज करते चलो। कहीं ना कहीं आपको जरूर ऐसा फील होगा यार रट्टा है लेकिन कंसेप्ट भी है। एक कंसेप्ट हर फैमिली में चला आ रहा है, एक फैमिली अगर हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें हम काफी कुछ सीख लेते हैं। कल मैंने कुछ रीजनिंग करवाई थी, काफी रीजनिंग मैंने करवाई सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली की। आज की क्लास हम ग्रुप 17 शुरू जरूर करेंगे, लेकिन ग्रुप 16 अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव सब कुछ मैं कराऊंगी। मैंने पहले ही कहा था कि हम पेशेंस के साथ इस चैप्टर को प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करेंगे। तो मैं ग्रुप 16 के आपको अब जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, तो उससे पहले मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं आपको कि आप ग्रुप 15 16 रिवाइज करके आओ प्रॉपर्ली। ठीक है, रिवाइज करके आओ ताकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करें। क्योंकि बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर से ग्रुप 13 14 इंपॉर्टेंट है, 15 16 भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है वो तो रिपीट हो ही रही है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ठीक है, आज का मेरा कमिटमेंट था कि पहले मैं आपके डाउट्स लूंगी। लास्ट 2 क्लास के डाउट्स पेंडिंग चल रहे हैं, मुझे पता है। एक बच्चे ने रिकॉल कराया, मुझे अच्छा लगा, मैम फॉस्फीन पेंडिंग है। बिल्कुल, फॉस्फीन मैंने होमवर्क दे रखा है, और आज मैं आपको एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर भी होमवर्क देने वाली थी, लेकिन मैं आज आपको पढ़ा दूंगी। सिंपल है, जैसे हमने एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस डिस्कस किए थे, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसे हम जरूर कवर करेंगे, और जिस दिन इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी उसके बाद मैं हर फैमिली के एडिशनल की पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन उन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिल्कुल सॉर्टेड रहो, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलते रहो। कल की रीजनिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो भी कंसीडर करेंगे। तो मुझे अच्छे से याद है कि मंडे यानी कि कल के डाउट्स और सैटरडे के डाउट्स मैंने अभी तक नहीं लिए हैं, लेंगे बिल्कुल। आप अपने जितने भी डाउट्स आते हैं सेंड करो जेन्यून, मैं कंसीडर करूंगी, क्लास में डिस्कस करूंगी। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। आज की क्लास में कल का होमवर्क डिस्कस करते हुए, उसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर डिस्कस करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप 17 दैट इज हैलोजन फैमिली। और आप ऑब्जर्व करोगे आज हम मैक्सिमम प्रॉपर्टीज वही पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, तो फॉस्फीन बिल्कुल मैं करवाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, आज स्टार्टिंग में मोटिवेशन कर रही हूँ, जिसको नहीं चाहिए वो भाई वीडियो फॉरवर्ड कर लेना, जहां से लेक्चर स्टार्ट हो वहां से देख लेना। काफी बच्चे नर्वस हो रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन नर्वस हो रहे हैं। तो फर्स्ट बी हैप्पी फॉर दैट कि आप नर्वस हो रहे हो, क्योंकि आपको फर्क पड़ता है। आपका सिलेक्शन हो ना हो आपको उससे फर्क पड़ता है, यानी कि आप अपने लिए सीरियस हो। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है। बट किसी भी चीज को अगर हम ओवर करें तो वो हमें अफेक्ट कर सकता है। नर्वस हो रहे हो थोड़ी देर के लिए हो, बट पढ़ाई करो, इतना, उससे ज्यादा नहीं बेटा। उससे ज्यादा अगर नर्वस हुए तो अपना प्रीशियस टाइम किल कर लोगे। उतनी देर में ग्रुप 15 16 17 के हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया, सोचते रहे, परेशान होते रहे फ्यूचर को लेकर, अरे जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? आपके कंट्रोल में अपनी मेहनत है, आपकी ओएमआर है, इसके अलावा आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ना तो एग्जाम का लेवल, ना ही रिजल्ट आपके कंट्रोल में। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप जो कर रहे हो उसे बेस्ट करो। मैंने हमेशा कहा है आप अपने आप से सेटिस्फाइड होने चाहिए, दुनिया तो कभी नहीं होगी। आप जब एग्जाम देकर बाहर निकलो तो आपको फील होना चाहिए यार मैंने बेस्ट दिया, और लगे कि नहीं यार रिक्वायर्ड था थोड़ा सा, तो वो मेहनत करनी चाहिए। हर टेस्ट देना है, जो गलत होता है उसे करेक्ट करने का सॉल्यूशन हम बताएंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3 प्रॉब्लम होती है बस। 3 प्रॉब्लम क्या? दैट इज अप्रोच, कंसेप्ट,
सिली मिस्टेक, दैट्स, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो बच्चों, ठीक है। और काफी अच्छे से तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे कमेंट्स से मैं गो थ्रू होती हूँ। तो आप सभी को मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन आप सभी के लिए, ठीक है। शायरी नहीं है बच्चों, सॉन्ग है और एक कोशिश है। बहुत अच्छी सिंगिंग नहीं है मेरी, बट एक ट्राई आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी लॉन्ग गैप हो गया, लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। पहले मैंने ये क्वेश्चन सेशन लाइव रखने का सोचा था, लेकिन ड्यू टू कुछ टीचर्स का रहता है, कभी किसी का रहता है, कभी किसी का नहीं रहता है, तो उस वजह से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस एटीट्यूड से हमको पढ़ना है, इस तरीके से ये सोचकर हमें पढ़ाई करनी है कि हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े, हमें 10 लोग पूछें। तो वो कब हो सकता है? जब हम कुछ अचीव करें। 2 लाइन बस, ठीक है। लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, ठीक है। तो उम्मीद है, आशाएं भी रखनी है, पॉजिटिव रहो, मेहनत में कोई कमी मत आने दो, रिजल्ट आपके सामने होगा। और हमें ऐसा तो नहीं खेत जोतने, प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है जो हम पढ़ रहे हैं उसकी। बहुत अच्छा होगा बेटा रिजल्ट, अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे हैं तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो बच्चों स्टे मोटिवेटेड, हमेशा लास्ट में कह के जाती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड होता है ना बेटा, वो यही होता है कि हमारा मोटिवेटेड रहना। हमारा एटीट्यूड ही अगर नेगेटिव हो गया ना, तो क्योंकि जैसा हम सोचते हैं यार नहीं हुआ, तो जो सोचते हैं वो हमारे वर्ड्स बनते हैं, जो हमारे वर्ड्स बनते हैं वो हमारी हैबिट बनती है, और जो हमारी हैबिट बनती है वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। तो आपका नेगेटिव बोलना, यार नहीं हुआ तो, टेंशन हो रही है, याद नहीं हो रहा, बार बार बोलोगे तो वर्ड्स में आएगा तो आदत बन जाएगी, होगा तो है नहीं याद, उसके बाद बिहेवियर में आ जाएगा कि यार पढ़ना ही नहीं है। इसीलिए जो थॉट्स माइंड में आते हैं, जैसे ही क्लिक होता है ना, यार नहीं हुआ तो पॉजिटिव करना है उस चीज को, तो आपके एफर्ट्स वहां दिखाई देते हैं बेटा। तो इसलिए बेटा थॉट्स भी उतने अच्छे आना जरूरी है। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ये चीज समझानी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफी बच्चे मैं तो बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ अपने बच्चों के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पॉइंट पे मुझे कोई ऐसा टीचर मिल जाता जो मुझसे इतनी सारी चीजें बात कर पाता, क्योंकि हमारे टाइम पे बेटा हम टीचर से बहुत डरते थे, बात ही नहीं कर पाते थे, और हमारे लिए टीचर जस्ट लाइक हम डाउट पूछने में डरते थे। लेकिन आज मैं बार बार जो बोलती हूँ ना बेटा, पूछो पूछो पूछो, इसीलिए क्योंकि वो डाउट्स जो मैं तब नहीं पूछ पाई, उसको सफर मुझे करना पड़ा, टीचर को नहीं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यार, अपने डाउट्स पूछने हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं बेटा, आई डोंट थिंक कि आज, मुझे नहीं पता कि आप इस चीज पे कितना बिलीव करोगे कितना नहीं, आप 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेट करो। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है बेटा इस टाइम पे। दिस इज द टाइम, या तो हम बहुत मेहनत कर जाते हैं, दिस इज द टाइम जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। बट आपने बहुत मेहनत की है पूरे साल, उस पर भरोसा रखो, नहीं भी की है तो अब करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमेशा कहा है, हमेशा कहूंगी, अगर आपके एफर्ट्स पॉजिटिव है, चीजें लेट मिलेंगी लेकिन मिलेंगी जरूर, कोई हमसे छीन नहीं सकता। दिस इज द ओनली थिंग जहां आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकता, आपकी नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। दिस इज द थिंग। और जगह पार्शियलिटी हो जाती है, लेकिन यहाँ कोई आपका एग्जाम पेपर आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है। आपकी OMR, आपके मार्क्स, आपकी नॉलेज, तो जस्ट बिलीव योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट, ठीक है। नेगेटिव से अट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। काफी बच्चे मैसेजेस करते, कॉल करते, बेटा मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ। जो ओल्ड स्टूडेंट्स कनेक्टेड है वो भी बहुत अप्रोच कर रहे हैं बेटा। सो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ,
बस यही है बेटा, मैं क्लास के थ्रू वो मैसेज सभी बच्चों को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पुराने बच्चे इतना सफर कर रहे हैं तो कुछ बच्चे इस बैच के भी होंगे जो बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ रहे होंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का मोटिवेटेड रहना, और बेस्ट मोटिवेशन कोई और नहीं आपके पेरेंट्स होते हैं, कि आप उन्हें देखो कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है बेटा, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है बस, पढ़ना है बस। ठीक है, तो बस आज की क्लास इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आपके 2 क्लास के डाउट्स बाकी है, डॉली मैम को पता है और मैं पक्का लूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। ठीक है, तो काफी चीजें फैक्ट बेस्ड है, फिर भी डिस्कस तो करनी है। सबसे पहले क्या करें बच्चों, चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। मैम आपने ये हमें नहीं लिखवाया, बिल्कुल बेटा सही बात है, तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप इसे कॉपी में नोट करोगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन फैमिली में डिस्कस किया था नहीं किया था, बिल्कुल किया था। कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी एटम की खुद के साथ बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है। क्लियर, तो अगर हम बात करें तो यहां पर कैटिनेशन टेंडेंसी का जो ऑर्डर होता है बेटा, सबसे ज्यादा फॉस्फोरस की होती है और उसके बाद वही डाउन द ग्रुप कैटिनेशन टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाती है। अब ऐसा क्यों कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में ज्यादा फॉस्फोरस की है, अगेन एक्सेप्शन तो है बेटा, नाइट्रोजन जो होता है वो इफेक्टिव पी पाई ओवरलैपिंग करता है, तो वहां पर वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है और उससे ज्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकता, क्योंकि उसके पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना कि वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए नाइट्रोजन सेकेंड पोजीशन है। बाकी सब में साइज बड़ा होने की वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो नहीं सकती, फर्दर बॉन्ड वो नहीं बनाता। तो सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी देखा था हमने, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। क्लियर, वहीं पे नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली फॉलोज द ऑर्डर। नाइट्रोजन फैमिली में हमने ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 तीनों के हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया था। अब यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये आ रहा होगा, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर लिखवाया था तो वहां पर बिस्मिथ हाइड्राइड को कंसीडर किया था, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो बिस्मिथ हाइड्राइड है ही नहीं। तो वैसे जनरल ऑर्डर क्या था, इसके बाद बिस्मिथ हाइड्राइड था, क्योंकि हमने क्या बोला था, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर क्या हो जाती है बेटा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बेटा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसका कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर, लेकिन यहां पर बिस्मथ हाइड्राइड था ही नहीं, सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बच्चे ने लिखा था डाउट में कि मैम इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूज मत हो बेटा, जो ऑर्डर लिखवाया था वो ऑर्डर एकदम करेक्ट है, लेकिन जब बिस्मथ हाइड्राइड है ही नहीं तो बचे हुए का ऑर्डर तो यही था ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाना, पानी का टूट कर रिएक्शन करना, और हमने पढ़ा था बेटा क्या, फॉर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो। क्या बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो। क्लियर, अब देखो यहां पे ध्यान से, पहला स्ट्रक्चर ए, दैट इज NF3। अगर हम NF3 को ध्यान से देखें तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये लोन पेयर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सेम एज इट इज ये जो फ्लोरीन है इसके पास 3 लोन पेयर हैं,
बिल्कुल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी कि ना तो सेंट्रल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ना ही सराउंडिंग एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये यहाँ पे OH माइनस इस पे अटैक कर ही नहीं सकता, इसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दे ही नहीं सकता, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बेटा Ni3, Ni3। अब यहां पर भी बेटा जो सेंट्रल एटम है उसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकता। लेकिन जो आयोडीन है इसका साइज बड़ा है। क्या है बेटा? साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, साथ के साथ इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। क्या बेटा? इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा और यहां पे हाइड्रोलिसिस हो सकता है। बात करते हैं सी ऑप्शन की, दैट इज PF3। PF3 की अगर हम बात करें बेटा, सी PF3 की स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा? दिस इज। अब इस केस में भी जो फास्फोरस है उसके पास बिल्कुल वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, लेकिन अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो गया तो क्या होगा बेटा? एक फ्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा OH। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? PO बॉन्ड, फास्फोरस ऑक्सीजन। और यहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? PF बॉन्ड। अगर मैं आपसे पूछूं PF बॉन्ड और PO बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? ध्यान से देखो बेटा, PF बॉन्ड जो होता है PO बॉन्ड से कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों स्ट्रॉन्गर होता है? बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तो होती ही होती है, साथ ही साथ यहां पर जो PF बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू PO बॉन्ड। इस वजह से PF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो ये बिल्कुल बेटा कॉपी में नोट करना है, PF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PO बॉन्ड। PF बॉन्ड जो होता है बेटा वो PO बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, इस वजह से PF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो करेक्ट आंसर विल बिकम A एंड C। इन दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। हाइड्रोलिसिस होने के लिए भाई सिंपल सी कंडीशन है, हाइड्रोलिसिस होने पर वहां पर फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? वहां पर बॉन्ड भी तो चेंज हो जाएगा। तो अब इस केस में इसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं था, लेकिन फास्फोरस के पास था। लेकिन फिर अगर PO बॉन्ड बनता दैट इज कंपैरेटिवली वीक, तो उसकी वजह से ये बनता ही नहीं है, हाइड्रोलिसिस करता ही नहीं है। कि कोई भी कंपाउंड अगर रिएक्शन करता है तो स्टेबिलिटी के लिए करता है, और वो अगर लेस स्टेबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ब्राउन रिंग टेस्ट हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। कहां पढ़ा था? ग्रुप 15 में जब हमने नाइट्रिक एसिड डिस्कस किया था, तो उसके टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं ये क्या, वहां पे एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एनो जो लिगेंड होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फास्फोरस अकर एज discrete P4 units where phosphorus atoms lie at the corners of the regular tetrahedron, the PPP bond angle is। हमने दो एलोट्रॉप डिस्कस किए थे फास्फोरस के, एक डिस्कस किया था व्हाइट फास्फोरस, एक डिस्कस किया था रेड फास्फोरस। ब्लैक को हमने बहुत कम डिस्कस किया था। व्हाइट फास्फोरस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रन यूनिट, इस तरीके से वो प्रेजेंट होता है, ये हमने डिस्कस किया था। इनके पास एक एक लोन पेयर होता है। तो मैंने कहा था ना, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन इसकी प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन किया था। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है PPP दैट इज 60 डिग्री। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोला है बेटा? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग। पहली बात,
ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है? तो फॉस्फोरस का कोई ना कोई ऑक्सो एसिड है। तो बेटा रस है तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होंगे। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4, और इसकी स्ट्रक्चर भी हम देखें तो इस तरीके से होती है। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा कि अगर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या फॉस्फोरस +1 से +4 ऑक्सीडेशन रखता है बीच में, तो वो वहां पर कौन सी रिएक्शन देता है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमने कल भी पढ़ी थी, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के रीजनिंग में भी थी ये। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीडेशन के बाद, और फॉस्फीन दैट इज PH3। तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +5 एंड दैट इज -3। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हुआ बेटा, दैट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बिकम दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमसे पूछा इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। H3PO3 इज डायबेसिक एंड रिड्यूसिंग। डायबेसिक क्या होता है बेटा, डायबेसिक यानी कि उसकी बेसिसिटी 2 है। तो देख लेते हैं, H3PO3 बोलते हैं P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड अच्छा H3PO3 P डबल बॉन्ड O, OH OH H। बिल्कुल रिड्यूसिंग तो होगा क्योंकि हमने पढ़ा था दैट रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड। क्या बेटा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड के। डायबेसिक यानी कि इसकी बेसिसिटी 2 होगी। तो बेसिसिटी कैसे देखते हैं, एन फैक्टर, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H+ आयन। बिल्कुल इसका एन फैक्टर कितना है बेटा, 2। सो करेक्ट आंसर विल बिकम दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो क्या क्या दे रखे हैं बेटा, पहले एक साथ लिख लेते हैं, दैट इज HNO3, उसके बाद H3PO4, H3ASO4 और दे रखा है H3SbO4। ये हमारे पास 4 है। अब इस केस में अगर हम सेंट्रल एटम को देखें तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर -6 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है दैट एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो अब बराबर है। अब कैसे चेक करेंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। तो ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इनमें से बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किसका होगा। क्या दे रखे हैं बेटा, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 3 हाइड्राइड्स हैं। अब यहां पर बेटा जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर डिक्रीज हो रही है तो लोन पेयर को अट्रैक्ट करके रख रहा था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रहा है। और अगर रिपल्जन इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ पे किसका होगा बेटा, बिना किसी शक के अमोनिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया एक्सेस में है, ठीक है जी, अमोनिया एक्सेस में है
इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसको ऐड किया गया Cu+2 आयन से। तो जहां हमने कॉपी में अमोनिया डिस्कस किया है, अमोनिया की प्रिपरेशन डिस्कस की, हेबर्स प्रोसेस हमने डिस्कस किया, अमोनिया की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। तो अमोनिया कैसे कैसे रिएक्ट करता है, अमोनिया एक्वस फॉर्म में जब होता है तो किसके साथ वो प्रेसिपिटेट बनाता है और किसके साथ वो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल किया था बेटा। तो Cu+2 के साथ ये क्या कर रहा था बेटा, एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना रहा था, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा था इस कॉम्प्लेक्स का। तो सॉल्यूशंस बिकम डीप ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं है, तो यहां हमने कल के क्वेश्चंस डिस्कस किए। एक बार जल्दी से सारे बच्चे अपने मार्क्स टोटल कर लेंगे और आज की क्लास खत्म होने के बाद मुझे मार्क्स सेंड करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ग्रुप 17। यस बेटा, आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप 17। ये जो लिखा हुआ है साइड में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8A सब ग्रुप्स के नाम है, ये नेम ऑफ सब ग्रुप। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, हैलोजेंस। हैलो मीन्स सॉल्ट, जेंस मीन्स प्रोड्यूसिंग। तो ये जितने भी हैं दीज आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, राइट? तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स है। इंपॉर्टेंट हमारे पास 4 ही हैं। कौन कौन से बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों मैम? एस्टेटाइन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, हम इसकी प्रॉपर्टीज को बहुत कम पढ़ते हैं। क्यों जी? क्योंकि भाई ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव मेटल है। तो जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को एज सच ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटा ये जितने के जितने हैं सारे के सारे नॉन मेटल है। क्लियर? और इनमें जो सिमिलैरिटी है बहुत ज्यादा है, एलिमेंट्स के अंदर जो सिमिलैरिटी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका जनरल क्या है, दैट इज NH2NP5। लेकिन मैंने आपको जो पहली क्लास में ही सिखा दिया था वो हम यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। क्या सिखाया था बेटा? कार्बन फैमिली में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था हर एलिमेंट का। तो यहाँ पर हम इनका भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन है जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, तो मैंने क्या लिखवाया था? सेकेंड पीरियड में हम सिर्फ S और P को भरते हैं, थर्ड पीरियड में भी D ऑर्बिटल होता तो है लेकिन भरने में S और P आता है, फोर्थ और फिफ्थ में D ऑर्बिटल भरने में आता है और सिक्स्थ में F ऑर्बिटल भी भरने में आता है। तो बस वही ट्रिक यूज करते हुए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है और हमें सबके पीरियड नंबर पता है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबके आगे लिख देते हैं नोबल गैस। तो इधर आ गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन। क्लियर? अब शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। सेकेंड पीरियड तो 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 3d10 4p5, 5s2 4d10 5p5, 6s2 4f14 5d10 6p5। लिख सकते हैं बेटा हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से, थर्ड पीरियड से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पर हमने आपको लिखना सिखाया था क्या बेटा, कि सेकेंड ऑर्बिटल में S और P ऑर्बिटल भरने में आते हैं लेकिन आफ्टर दैट D और F प्रेजेंट होते हैं, जिसका रीजन हम बार बार पढ़ चुके हैं, जिसे हम बार बार कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी और प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर बेटा, ये एकदम याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में। और प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले इनकी अकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मैम क्या ये पूछा जाता है कि इनकी अकरेंस कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ना जी बेटा, नहीं पूछा जाता, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। और इनकेस पूछना वाला कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में उसने लाइन दे रखी है, ठीक है। आज तक इन पे क्वेश्चन नहीं आया। तो यहाँ जो अब ओर्स के नाम आने वाले हैं जहां पर फ्लोरीन एग्जिस्ट करता था या क्लोरीन एग्जिस्ट करता था, वो ओर्स के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये किसका रिवीजन है। तो अकरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन की बात करने जा रहे हैं। तो मेनली ये जो हमको फ्लोरीन मिलता है, मेनली जो हमको ये फ्लोरीन मिलता है, ये इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के अंदर मिलता है, जैसे कि फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार एक और है कैल्शियम मेटल की, जिसका फॉर्मूला होता है CaF2। नेक्स्ट बेटा क्रायोलाइट Na3Al(F6), इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं वाया इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तो ये यूज हुआ था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट बेटा फ्लोरोएपेटाइट, बिल्कुल बेटा फॉस्फोरस की अकरेंस में भी ये आता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लोरोएपेटाइट। तो इन सब में फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं फ्लोरीन यहां पाया जाता है। स्मॉल क्वांटिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल में भी प्रेजेंट होता है बेटा, रिवर वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और टीथ ऑफ एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। दैट फ्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्मॉल होती है लेकिन प्रेजेंट होता है। पीपीएम में प्रेजेंट होता है, टूथपेस्ट के अंदर भी होता है। जो सी वाटर होता है उसके अंदर क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो सॉल्ट आता है वहां से, दैट इज NaCl। ब्रोमाइड्स भी होते हैं और आयोडाइड्स भी होते हैं, सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। तो सी वाटर में प्रेजेंट होता है बिल्कुल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। याद आ रहा है? हार्डनेस ऑफ वाटर में हमने डिस्कस किया था ना कि हार्डनेस किसकी वजह से होती है। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से होती है। तो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है बिल्कुल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड तो होता ही है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। क्लियर? मेनली NaCl प्रेजेंट होता है। डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सी कंटेन्स NaCl, किस फॉर्म में बेटा? कैर्नलाइट फॉर्म में, KCl.MgCl2.6H2O। जिनका नाम आता जा रहा है, जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रही हूं, वो इंपॉर्टेंट नेम्स है, सीधे सीधे पूछ लेता है, ठीक है। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मरीन लाइफ कंटेन्स iodide in their system. Various seaweeds contain 0.5% Chile saltpeter, 0.5% iodine and Chile saltpeter। इसे किसे कहते हैं? NaNO3 को। और इंडियन saltpeter किसे कहते हैं? KNO3 को। दैट कंटेन्स 0.2% सोडियम आयोडेट। तो ये सिंपल अकरेंस की बात की कि कौन कहाँ कैसे पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है तो मैम प्रॉपर्टीज सारी क्यों नहीं डिस्कस हो रही? सारी प्रॉपर्टीज से मतलब यहां पर मैंने एक भी प्रॉपर्टी नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट ना आ जाए तो मैं लिखवा देती हूँ, नहीं तो कल कुछ बच्चे ये लिख देंगे मैम ने तो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं, सीधे मैम ने वो लिखवा दी। तो वो इसलिए नहीं लिखवाई बेटा, ऑलरेडी डिस्कस्ड और कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, डाउन द ग्रुप जाते हैं, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज इंक्रीज होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्यों लिखे भाई? सिंपल है यार, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, सब शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी दैट इज
आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बेटा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस जिसको हम कर चुके हैं, कौन सी बेटा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद है बेटा, डिटेल में समझाया था पूरा अच्छे से। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, लेकिन उसी में मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नोबल गैसेस सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखवा दी थी विद एक्सेप्शन प्लस एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या था बेटा, सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये कैसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। क्यों, इन सब में एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज कब होती है, जब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन और फ्लोरीन में ऐसा क्यों हुआ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है। कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल, छोटा होता है बेटा 2p ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 2s2 2p5। एक तो सेकेंड शेल है और p में 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वहां पर स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है, रिपल्जन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के आने पर। छोटा घर, लोग ज्यादा आएंगे तो रिपल्जन होगा, रिपल्जन ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए ओवरऑल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होता है, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है। हालांकि ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस थी, ये मैंने फिर से रिवाइज करा दिया क्योंकि यहाँ मैंने ये लिखवाया नहीं है। क्लियर, आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कलर। अब देखो बेटा, ये जो हेलोजेंस होते हैं ना, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। भाई डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट इंक्रीज होता है। क्लियर बेटा, अब ये कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करके आते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज विजिबल रीजन में करते हैं। क्लियर बेटा, तो दैट्स व्हाई जो फ्लोरीन होता है, वो कैसे कलर का होता है, फ्लोरीन इज अ येलो गैस। याद रखना बेटा, पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा तो रिएक्शन डाल के पूछेगा कि भाई ए बी से रिएक्ट करता है तो एक ग्रीनिश येलो गैस बनती है, नेम दैट गैस। अब हमें पता ही नहीं, पहले तो ए और बी क्या उसने दिया, हमें रिएक्शन नहीं आती, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ग्रीनिश येलो गैस किसे कहते हैं तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि वो कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्लोरीन गैस को बोलते हैं हम कैसी गैस बेटा, दैट इज ग्रीनिश येलो गैस, क्योंकि ये इस कलर की गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट बेटा, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे रेडिश लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने पढ़ा भी होगा, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है अपनी एलिमेंटल स्टेट में, मरकरी भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर का होता है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इनकी स्टेट भी लिखी हुई है कि ये गैस में एग्जिस्ट करता है, ये गैस में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड में और ये सॉलिड में। तो ये भी याद रखना है बेटा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो हमने वहां पर होमोल्यूमो भी पढ़े थे। होमोल्यूमो क्या होते हैं, होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
एक हमारे पास डायग्राम हुआ करता था, जब 1s के साथ ओवरलैपिंग करता था तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनते थे बेटा, ये बनता था दैट इज सिग्मा 1s, और ये बनता था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद 2s ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता था तो यहां से भी दो बनते थे, एक बनता था दैट इज सिग्मा 2s और एक बनता था दैट इज सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर जब 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता था तो यहां पर 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे। क्या क्या बनते थे बेटा, दैट इज पाई 2p2x, पाई 2p2y, सिग्मा 2pz एज इट इज एंटी बॉन्डिंग बनते थे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो यहां से क्या क्या बने, दैट इज पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये रिकॉल कराने के लिए करा रही हूं बेटा, ताकि एक रिवीजन हो जाए, आपको याद आ जाए क्या लिखा हुआ है। ये बेटा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। फ्लोरीन जो है बेटा F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9 2 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये किस में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, होमो होता है हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो कलर होता है बेटा, समझना इस बात को, हम अभी जो आपको समझा रहे थे कि ये जो कलर शो करते हैं, द कलर ऑफ हैलोजेंस इज बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एज अ रिजल्ट valence electrons are excited from HOMO pi star molecular orbital to LUMO sigma star molecular orbital। तो 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं बेटा, देखना ध्यान से, समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब ये पाई स्टार है, क्या है बेटा, पाई स्टार, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में ही तो जाएगा, और इसका हायर स्टेट कौन सा है, सिग्मा स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार। तो पाई स्टार से सिग्मा स्टार में जाएगा, विजिबल रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करके, दैट्स व्हाई ये कलर शो करते हैं। तो याद रखना बेटा, इसका होमोल्यूमो कहाँ होता है, यानी कि वो कहां से कहां एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमें कलर शो करता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इस वजह से बेटा ये जो हैलोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, कलर शो करते हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो बेटा। ये जो मैंने अभी समझाया दैट इज फॉर एक्सप्लेनेशन, लिखने की इच्छा हो तो लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए बेटा इनऑर्गेनिक का, तभी मजा है। ठीक है, फिर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ होता तो समझ ही नहीं आता कि भाई क्या ही चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन अब समझ में आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा दैट और प्रॉपर्टीज इसकी हम डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर्टीज में है हमारे पास दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है। हालांकि ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। तो अब इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड बने हुए होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, दैट इज हमारे पास क्या है बेटा, हम सिर्फ दो को कंपेयर करते हैं। भाई ये तो हमें पता था कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, बेटा मैं ना गेट बंद करने के लिए मना कर रही थी क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, आज भी हमारा एसी ठीक नहीं हो पाया। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है बेटा,
साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। अब बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज होना यानी कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना, और जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो हम कह सकते हैं दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर क्या आना चाहिए था? अजी ऑर्डर आना चाहिए था ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा जी यहां पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर ये रहा एक फ्लोरीन, ये रहा दूसरा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन और ये रहा दूसरा क्लोरीन। जो ये क्लोरीन और फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, इनके बीच में बॉन्ड होता है। हाँ जी बिल्कुल, बॉन्ड तो होता ही है। 2s2p5 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है, डिस्टेंस कम होता है, एटम पास पास होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। आपस में दो लोग अगर झगड़ा करने लग जाएं, लड़ाइयां करने लग जाएं, तो उनका बॉन्ड तोड़ना तो आसान है, भले उनके बीच में कितना भी डिस्टेंस कम क्यों ना हो, लेकिन आपस में रिपल्जन करने लग गए। तो ये जो फ्लोरीन और ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली ज्यादा है। कंपैरेटिवली ज्यादा है तो डिस्टेंस सही है, वो अपने अपने घर में है, बातचीत चल रही है, तो इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनका डिस्टेंस कम होते हुए भी क्या हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है आपस में ही, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन हो रहा है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में। अब ये जो साइज वाली बात है ना, ये ब्रोमीन पे भी लागू होती है। देन ये गलत होता है तो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है जी? फिर यहां से हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आता है दैट सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसके बाद ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, उसके बाद फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए, और उसके बाद आयोडीन। मतलब ये अपने खुद की वजह से इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आपस में ही लड़ रहे हैं, तो बॉन्ड इतना वीक हो गया कि इनको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं है। एंड दैट इज द करेक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ हैलोजन फैमिली। आई थिंक हमेशा याद रहेगा। तो बस अब देख लो बेटा इसे ध्यान से, दैट इज द ऑर्डर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन समझा दिया है बेटा, याद रखना। क्लियर? चाहो तो इसी के नीचे लिख लेना। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, अभी हमने डिस्कस की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या इंक्लूड हो गया बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड हो गया साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, नो एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेप्शन याद रखना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ हैलोजन फैमिली में डिस्कस हुआ है और इसी में एक्सेप्शन है, दैट इज क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड देन फ्लोरीन, एंड देन आयोडीन। क्लियर बेटा? तो एक्सेप्शनली इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसा है बेटा? कम है, याद रखना बेटा, एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी बेटा? एनोमोलस बिहेवियर। एनोमोलस बिहेवियर क्या होता है बेटा? भाई मैम हर ग्रुप में हमने ये चीज पढ़ी ही पढ़ी है। क्या होता है बेटा? जो अपनी अपनी फैमिली के फर्स्ट मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल हैलोजन फैमिली में फर्स्ट मेंबर कौन? फ्लोरीन। अपनी फैमिली का जो पहला मेंबर है फ्लोरीन, वो अपने रेस्ट मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, कंपैरेटिवली कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनोमोलस बिहेवियर। रीजन चार तो एकदम सेम है, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। और अब हम जानेंगे, जैसे कि हमने कार्बन फैमिली में पढ़ा था, कि वो एनोमोलस बिहेवियर की वजह से क्या था, उसकी कैटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता।
ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन फैमिली में, बोरोन फैमिली में, सब में हमने डिस्कस किया इस एनोमलस बिहेवियर के बारे में कि जो फर्स्ट मेंबर होता है अपने अपने ग्रुप का, वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है रेस्ट मेंबर्स फ्रॉम देयर फैमिली से। एज इट इज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा, फ्लोरीन के बारे में भी, कि ये फ्लोरीन भी अपने रेस्ट मेंबर से कंपैरेटिवली क्या शो कर रहा है बेटा, एनोमलस बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था बेटा, बिल्कुल दैट इज स्मॉल साइज, नो डाउट, बिल्कुल। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, कोई शक नहीं है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई शक नहीं है। एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, NH2NP5, 2s2 2p5, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और एक जो नया नया जुड़ा और जो इसी में जुड़ा और किसी में नहीं है, दैट इज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। रिसेंटली हमने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की पोजीशन लास्ट सेकंड है, दैट इज इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसआरपी। याद है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एस ब्लॉक में भी डिस्कस किया था, डी ब्लॉक में भी डिस्कस किया था कि ये जो एसआरपी की वैल्यू है ये 4 चीजों पे डिपेंड करती है। किया था बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी, रेस्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, वो सभी रीजन से इंक्लूड करते हुए इसकी हाईएस्ट एसआरपी होती है, पॉजिटिव एसआरपी। तो ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर, फ्लोरीन भी करेंगे डिस्कस। और नेक्स्ट बेटा, और इस एनोमलस बिहेवियर की वजह से इसने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करी, दैट मोस्ट रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। देखो भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाँ जी बिल्कुल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब वो रिएक्ट कर रहा है बॉन्ड, अब तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या है, कम है, तो ये रिएक्ट तो करेगा, तो इसीलिए फ्लोरीन रिएक्टिव भी होता है अच्छा खासा। तो ये जो फ्लोरीन के जितने भी रिएक्शंस है ये एक्सोथर्मिक है। क्यों बेटा, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो हमारा फ्लोरीन होता है ये सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर हम हैलोजन की बात करें तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सबके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि मैम फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और फ्लोरीन अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होनी चाहिए। यहां आप लोग एकदम करेक्ट हो, बिल्कुल बेटा, फ्लोरीन हमेशा 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 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा, बिकॉज फ्लोरीन इज most electronegative element in whole periodic table। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। तो जितनी भी फ्लोरीन की रिएक्शंस होती हैं बेटा एक्सोथर्मिक होती हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 ऑक्सो एसिड बनाता है। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी भी थोड़ी सी मात खा गई बेटा, ऑक्सो एसिड बनाता तो है HOF, लेकिन यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें टेक्निकली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है HOF के अंदर। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा जाना नहीं चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन HOF में कितना होता है, होना -1 ही चाहिए क्योंकि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है, जो कि गलत है, क्योंकि HOF एक ही हाइपोएलिस एसिड बनता है, किसका, ऑक्सी एसिड, फ्लोरीन का। और वो भी क्यों बनता है बेटा, हम यहां से इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो हमारे पास यहां से जो
फॉर्मेशन होता है HOF का। इस HOF की रिएक्शन हम फर्दर कराते हैं वाटर के साथ, तो वहां से HF बनता है और O2 का फॉर्मेशन होता है, और वहां से हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है जो हम ओजोन फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो HOF जो है वो एक सिंपली इंटरमीडिएट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपको मन में शक आ रहा हो कि मैम यहाँ पर फ्लोरीन ने कैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर दी, तो बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। नेक्स्ट बेटा, HF जो है, HF के बारे में आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा। ये वीक एसिड होता है, लेकिन फिर भी इसकी हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। कब पढ़ा होगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, -68 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसका हाईली नेगेटिव होता है। तो दैट इज लिक्विड बिलो 295 केल्विन। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल। जिगजैग फॉर्म में, पॉलीमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, और HX गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। HX मतलब हेयर X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। तो HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, ये चारों के चारों रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 295 से बिलो टेम्परेचर पे सिर्फ हमारा जो ये HF है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर बेटा? हमने बात की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा? क्या होती है? वो हाइड्रोजन जो खुद अटैच है डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, अगर वो अट्रैक्ट होता है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल है भाई, क्लियर है एकदम? इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये ध्यान रखना बेटा, आपने जब पढ़ा होगा तो आपको रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी मिला होगा, लेकिन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन गलत है, ये ध्यान रखना। फ्लोरीन टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ये जिगजैग फॉर्म में, यहाँ पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है? HF एक पॉलीमर बना रहा है, वो हाइड्रोजन जो खुद अटैच है डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, वो अट्रैक्ट हो रहा है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो यहाँ पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बेटा? ये कौन सा बॉन्ड है? दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बेटा? ये क्या है? दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें कोई कंफ्यूजन अभी नहीं आना चाहिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है बेटा, फ्लोरीन इस तरफ शो नहीं करना है, फ्लोरीन टर्मिनल पोजीशन पे रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? जिगजैग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। तो अगर मैं बात करूं हैलोजेंस की, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np5, ये इनका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं ये NS के 2 इलेक्ट्रॉन और ये NP के 5 इलेक्ट्रॉन। गलत तरीके से भरे मैंने, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम एक्साइटेड स्टेट देखें तो इस केस में हमारे पास 3 एक्साइटेड स्टेट बन सकती है। देखना बेटा ध्यान से, ये NS, ये NP के 3। सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन थर्ड पीरियड में तो डी ऑर्बिटल होता है। अब इस केस में क्या होगा बेटा? एक्साइटेड स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? नेक्स्ट बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, इधर एक और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? नेक्स्ट
ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है बेटा, ये सारे हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और ये इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। जब पहला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके इधर गया तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो वैसे तो सारे हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एग्जिबिट करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एग्जिबिट करते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी। और जब हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एग्जिबिट करते हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हैलोजन है, जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहे थे। तो ये 4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं on the basis of their representation in ground state and in first, second and third excited state. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अपनी जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी शो कर सकते हैं वो डिसाइड करती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन क्यों नहीं है जी, उसके पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एंड दैट इज -1। लेकिन जो रेस्ट एलिमेंट्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो एग्जिबिट कर सकते हैं +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ गया होगा बेटा ये वाला पॉइंट, यही मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। क्यों बेटा, इसके पास कोनू वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता एंड कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, वो अपने इस ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। जो क्लोरीन और ब्रोमीन है, दैट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6 इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। जो हमारे पास क्लोरीन है और ब्रोमीन है, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं जब हम उनके ऑक्साइड्स बनाएंगे और ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे। तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑक्साइड्स का और ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बेटा, दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं, हमें ये तो पता है बेटा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर है सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को रिप्लेस करेगा ही करेगा। तो अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन, अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ कराएं बेटा, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ या आयोडाइड के साथ, तो वो क्या करेगा, वहां से फ्लोराइड आयन निकाल देगा और उस हैलोजन को रिमूव कर देगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ, ध्यान से देखना बेटा इसका एग्जाम्पल। अगर हमने रिएक्शन कराई फ्लोरीन की किसके साथ बेटा, HCl के साथ, तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, HF का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, क्लोरीन। तो जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रिप्लेस कर देगा, बस इतना ध्यान रखना है। सेम एज इट इज तरीके से बेटा, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन की किसके साथ, किसी भी हैलाइड के साथ, तो वहां से उससे लेस रिएक्टिव वाला जो हैलोजन है वो निकल जाएगा, तो यहां से हैलोजन निकल जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल देख लो। यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बेटा। सेम अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं आयोडाइड के साथ, तो लेस रिएक्टिव कौन है, आयोडीन ही बचा, तो यहां से क्या होगा, रिएक्शन लिखी हुई है Br- और I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो एक तरीके से ये प्रिपरेशन हो गई हमारे पास ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन की। क्लियर बेटा? देख लो इन रिएक्शंस को ध्यान से। सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हम इन रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा इनकी कुछ रिएक्शंस। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस ही कर रही थी, ये जो हमारे पास हैलोजेंस है ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये फ्लोरीन है, वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब फ्लोरीन जो है अभी हमने डिस्कस किया था, वापस डिस्कस कर लेते हैं कि इनका एसआरपी का ऑर्डर होता है बेटा, दैट इज सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये किस किस पे डिपेंड करता है ये हमने एस ब्लॉक में भी डिस्कस किया था बेटा, इसलिए वापस इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ बेटा। डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, हीट ऑफ एटमाइजेशन पे एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये 4 रीजंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इसके बेसिस पर ये इस तरीके से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा हैलोजन है वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और OA यहाँ पे डिफाइन कर रहा है किसे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। खुद को क्या करते हैं बेटा, रिड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, reduces others and get oxidized itself। खुद को क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में हैलोजन की रिएक्शन हम वाटर के साथ करा रहे हैं, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी बेटा, जो वाटर होता है, जो वाटर होता है वो कैसे टूटता है भाई, बताना जरा, H प्लस एंड OH माइनस। वाटर कैसे टूटता है बेटा, H प्लस एंड OH माइनस। तो अब इस केस में एक H प्लस है, एक OH माइनस है, तो हमारे पास जो भी हैलोजन है F2 है, तो F2 की रिएक्शन अगर हम इसके साथ कराएंगे तो जो फ्लोरीन फ्लोरीन है जब वो टूटेगा तो एक इसके साथ HF बनाएगा और एक बनाएगा HOF। अगर क्लोरीन है तो HCl HOCl, क्योंकि भाई फ्लोरीन में तो टूटेगा तो वहां से हमारे पास 2 फ्लोरीन होंगे, तो एक HF एक HOF। क्लोरीन है तो HCl HOCl, ब्रोमीन है तो HBr HOBr। लेकिन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि फ्लोरीन तो एक ही हाइपोहेलस बनाता है लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और भी बनाते हैं। तो देखो बेटा बस वही रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, हमने रिएक्शन कराई फ्लोरीन की वाटर के साथ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा, ये रिड्यूसिंग एजेंट रहा, किसका फॉर्मेशन हुआ, HF का, और यहां से साथ में O2 गैस फॉर्म हुई। यही O2 गैस जब HOF से मिले नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब ओजोन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बेटा? यही फ्लोरीन जब H2O एक्सेस के साथ, जब H2O एक्सेस में था तब हमारे पास इस HF का फॉर्मेशन तो हुआ ही हुआ, ओजोन का भी फॉर्मेशन हुआ। क्यों बेटा? क्योंकि यहां से फ्लोरीन प्लस वाटर ने पहले HOF का फॉर्मेशन किया, लेकिन ये HOF इंटरमीडिएट होता है, ये HOF हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन बिल्कुल याद रखना बेटा, फ्लोरीन का हाइड्रोलिसिस है, O2 भी बनती है और ओजोन भी बनती है, डिपेंड करता है वाटर की अमाउंट पे। लेकिन जो बाकी हैलोजेंस हैं लाइक क्लोरीन ब्रोमीन, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पर क्लोरीन है, अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो क्या बनेगा बेटा, देखना, Cl Cl HCl HOCl, तो बस
अगर क्लोरीन है तो HCl HOCl, ब्रोमीन है तो HBr HOBr, हाइपोहेलस अगर क्लोरीन है तो उसका नाम हो जाएगा HOCl का हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन है हाइपोब्रोमस एसिड। क्लियर, इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बेटा, जब इनकी रिएक्शन हम कराते हैं O2 के साथ, पहले हमने बात की बेटा किसकी, जब हमने हैलोजन की रिएक्शन कराई है, तो हैलोजन की रिएक्शन बेटा हमने कराई वाटर के साथ। फ्लोरीन अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, फ्लोरीन से हमारे पास ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है बेटा, और यहाँ से हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ओजोन का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम बाकी हैलोजेंस की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन कराई, हम वाटर की रिएक्शन भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा करेक्शन है, ये आयोडाइड आयन है, ये क्या है बेटा, आयोडाइड आयन। तो ये सिर्फ आयोडीन की रिएक्शन किसके साथ, O2 के साथ, तो इसने किसका फॉर्मेशन किया बेटा, आयोडीन का, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का। रिएक्शंस नोट डाउन कर लेना बेटा वीडियो पॉज करके, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है हैलोजेंस की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, जो हमारे पास हैलोजेंस है। ये रिएक्शन किसकी थी बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। हमने यहाँ पर बात की थी कि वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है, अब हम बात करेंगे कि ये हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन नहीं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की तो हम बात ही कर रहे हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। सबकी इंडिविजुअली बात करेंगे, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की। रिएक्टिविटी तो ज्यादा होती ही है, साथ ही साथ हमने अभी डिस्कस किया क्या कि इसका SRP भी पॉजिटिव होता है। SRP पॉजिटिव होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेक्स्ट बेटा, ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन ना करते हुए फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। किसका बेटा, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन ना करते हुए फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना, हम जब भी प्रोनाउंस करते हैं हम OF2 को और O2F2 को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, हम इन्हें ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो एनायन होता है, वो नेम डिसाइड करता है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ इन जनरल दो ही फ्लोराइड बनाता है, एक बनाता है OF2 और एक बनाता है O2F2, जिनमें OF2 जो होता है वो थर्मली स्टेबल होता है। क्या बेटा, दैट OF2 इज थर्मली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर पे थर्मली स्टेबल होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, OF2 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तो हमने पढ़ा भी था कि ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा, ये दोनों जो हैं OF2 एंड O2F2 दोनों ही फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होता है, जहां पर हम फ्लोरीन का एडिशन करवा रहे हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो ये है बेटा प्लूटोनियम, दैट इज स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। इसकी रिएक्शन हम O2F2 के साथ कराते हैं तो PuF6 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडेशन करवाने पर। तो दैट्स ऑल अबाउट कि फ्लोरीन किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कैसे, क्योंकि उसके साथ वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +6 भी करता है, +5 भी करता है और +7 भी करता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नेक्स्ट बेटा, जब 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन, हमारे पास जब ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये 2 शो कर रहा है, तो ये क्या बनाता है, ऑक्साइड ClO2, जहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देख लो, +4। नेक्स्ट बेटा, Cl2O6,
यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरीन की, 2x प्लस 12, 2x माइनस 12 बराबर 0, तो यहां से भी कितना आ गया बेटा, +6, और यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2x माइनस 14 दैट इज +7। तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि क्लोरीन जो है +4 भी शो करता है, +6 भी शो करता है, +7 भी शो करता है, और प्रूफ भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जनरली टेंड टू एक्सप्लोड। क्लियर? हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्ट भी करता है और ऑक्सीडाइज भी करता है, और ये क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एजेंट का काम भी करता है। अभी डिस्कस करेंगे, एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है कल के सेशन में कि मैम एक क्वेश्चन पेपर में आया था, उसे भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन भी होती है, नेसेंट ऑक्सीजन भी होती है, और क्लोरीन कैसे ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है वो भी डिस्कस करेंगे। ClO2 दैट इज ClO2 ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल, पेपर पल्प एंड यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। इसको इन तीनों चीजों के लिए यूज किया जाता है, ये इसका इंपॉर्टेंट यूज है ClO2 का। तो क्लोरीन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। ClO2 और ClO3 जो होते हैं, अभी हमने इनकी स्ट्रक्चर्स डिस्कस नहीं किए, स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करेंगे बेटा। ये दोनों जो हैं ClO2 एंड ClO3, दे आर पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड है बेटा? पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑड नंबर में है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स। Cl2O6 जो है डाइमर है ClO3 का, और एक डायमैग्नेटिक है। तो जनरली जो डाइमर का फॉर्मेशन होता है, हम पी ब्लॉक में शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं डाइमर का, उसका रीजन क्या होता है बेटा? रीजन होता है या तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे कि NO2 में N2O4 बना स्टेबल ऑक्साइड, या फिर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जैसे कि BH3 में थी, लेकिन B2H6 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हमने आपको प्रूफ किया था। ठीक है बेटा? AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन Al2Cl6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो जनरली कोई भी कंपाउंड अगर डाइमर बनाता है तो वो बनाता है स्टेबल होने के लिए। क्लियर? तो ये Cl2O6 जो है वो डाइमर है ClO3 का। जितने भी हमारे पास हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें जितने भी हैलोजेंस हैं, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो क्लोरीन बनाता है। ठीक है बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स कौन बनाता है? क्लोरीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा स्टेबिलिटी की, कि कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है Cl2O7, और ये एसिडिक भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास ये 4 ऑक्साइड है, दैट इज Cl2O, ClO2, Cl2O6, जो कि एक डाइमर है। डाइमर है लेकिन बनता तो है, ठीक है? तो Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। नेक्स्ट Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। तो बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है बेटा? साथ वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो बेटा? रिड्यूस हो, खुद जो रिड्यूस हो। तो ये जो क्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये स्टेबल कब होंगे? जो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे। तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी है? यहाँ पर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब इस केस में क्या करेंगे? साथ वाले को तो ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे। तो ये डिफाइन कर रहे हैं अपनी ऑक्सीडाइजिंग पावर, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने की। वहीं पे बेटा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दैट इज 2x + 2 दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 दैट इज +6 एंड दैट इज +7। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट ब्रोमीन की एंड आयोडीन की। एक्सक्यूज मी।
सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ब्रोमीन की। देखेंगे ब्रोमीन जो है वो 3 ऑक्साइड्स बनाता है। कैसे कैसे? Br2O, BrO2 एंड BrO3। यहाँ पर क्या पॉसिबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है? यहाँ पर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और यहाँ पर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1। ये हीट स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, हीट करने पर ये स्टेबल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं लो टेम्परेचर पे एंड दे आर ऑल्सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आयोडीन की बात करें। आयोडीन कैसे कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? I2O4, I2O4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 2x - 8 दैट इज +4, दैट इज +5 एंड दैट इज +7। इनसॉल्यूबल होते हैं ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, दैट इज सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर। I2O5 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये यूज होता है एस्टिमेशन करने के लिए CO का। जब ये रिएक्ट करता है CO I2O5 के साथ तो ये आयोडीन का फॉर्मेशन करता है और CO2 गैस रिलीज करता है। तो ये SOA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्टिविटी है बेटा हैलोजेंस की, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? नोट डाउन कर लो बेटा इसे। यस बेटा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट प्रॉपर्टीज। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं। क्लोरीन जो है हमारे पास, हमने अभी इनकी डिस्कस किया बेटा इनके बारे में। तो सबसे पहले हम क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। क्लोरीन दैट इज ग्रीनिश येलो गैस, पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर एंड 2 to 5 times हैवियर देन एयर एंड दैट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ऐसा करते हैं, ये वाला टॉपिक हम कल कवर करते हैं, ठीक है? ये वाला टॉपिक हम कल कवर करते हैं। क्लोरीन की प्रिपरेशन, ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी और ऑक्सो एसिड्स, ये सारी प्रॉपर्टीज और कल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को भी कवर करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपसे 10 मिनट बात की थी, अभी आपके लास्ट में कुछ डाउट्स में ले लेती हूँ, ठीक है? लास्ट क्लास वाले आज हमने जो डिस्कस किया उस बारे में कंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज कंक्लूजन ऑफ टुडेज क्लास। हैलोजन फैमिली की अगर मैं बात करूं, हैलोजन फैमिली की बात करूं तो हमने आज उसकी कवर कर ली है सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर हमने डिस्कस कर ली इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके ऑक्साइड्स। कल हम इंडिविजुअली हैलोजन जो उनकी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो डिस्कस करते हुए, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन को डिस्कस करेंगे और वो कंसेप्चुअल है। आज काफी चीजें हमने फैक्ट बेस्ड डिस्कस की जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, कल वो हम कंसेप्चुअल चीजों को डिस्कस करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ पे कल का जो हमारा टारगेट है, हर दिन वैसे चेंज हो जाता है, बट कल हम क्लास की शुरुआत करेंगे बेटा कहाँ से वो मैं बता देती हूँ। कल हम सबसे पहले कवर करेंगे फॉस्फीन। आप कैसे भी करके इसको नाइट्रोजन फैमिली में एडजस्ट करना, क्योंकि ये मैंने होमवर्क दिया था ना, आई एम एक्सपेक्टिंग आप कर लोगे, बट नहीं हो पाया, मैं करवा दूंगी। फिर हम डिस्कस करेंगे जो आज हमको क्लास की शुरुआत में करना था और जो स्किप हो गया, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। देना ये भी होमवर्क था बट कोई नहीं, स्किप हो गया, तभी मैं सोचू कुछ मिसिंग लग रहा है। और उसके बाद आपके डाउट्स और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ये कल का है हमारा, दैट इज हैलोजन फैमिली। क्लियर? तो भूलना नहीं है, कल हम हैलोजन फैमिली को कंटिन्यू करेंगे। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन प्रैक्टिस
ऑक्सीजन फैमिली के कल ना करके हम परसों करेंगे, ठीक है बेटा, सो दैट आप इनको अच्छे से पढ़ भी लोगे, तो कल आपके डाउट्स भी ले लेंगे। रेस्ट बेटा रिवाइज करते रहो, जहां पे डाउट आता है पूछते चलो, ठीक है, जहां पे डाउट आता है पूछते चलो। कुछ आपके डाउट्स अगर जेन्यून हो और थोड़े बहुत डाउट्स कवर हो जाएं तो अभी ले लेते हैं। आज के लिए मैं इतना बाइंड अप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्सेस में चीजें करा देंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं कल के कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स। हाँ, सुमित दास, पेंडिंग टॉपिक फॉस्फीन एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, बेटा ये कल की क्लास की शुरुआत होगी, ठीक है। मैम ये डीपीपी को क्या हुआ है, आजकल नो डीपीपी क्यों होता है हर एक वीडियो पे, चलो ठीक है बेटा, इस बारे में भी बात करेंगे। मैम क्वेश्चन नंबर 7 में BiH3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए ना, क्योंकि वो खुद को लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल चाहता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। बेटा बिस्मिथ जो है वो एक रेडियो एक्टिव मेटल की तरह बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को हम बहुत ही कम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये चला गया बट डाउट ही नहीं जा रहा, ये डाउट जाता क्यों नहीं है? निधि मौर्य क्या दिक्कत आ रही है बेटा, डाउट क्यों नहीं आ पा रहे? मैम फिजिकल नहीं हो पा रही है मैम, अगर सिर्फ नोट्स हैं मेरे पास, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल क्या करूं, ना शॉर्ट नोट्स है ना मुझसे सवाल हो रहे हैं फिजिकल के। कप्पा भैया के डाउट है ये, बताती हूँ बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री जब आपको सर ने पढ़ाई थी तब समझ में तो पक्का आई होगी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो उस चैप्टर के फॉर्मूलेज हैं एक बार उनको ऑन द टिप्स करो, इतने अच्छे से याद करो कि टिप्स पे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मोल कंसेप्ट चैप्टर है तो हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक ट्रिक होता है, तो मोल के तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, मोलैरिटी, मोलालिटी, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन सब कुछ ऑन द टिप्स कर लो। एक A4 साइज पेपर निकालो, कॉपी बंद करो और सारे फॉर्मूले बिना देखे लिखो, याद है या नहीं। अगर रजिस्टर बीच में खोला दैट मीन्स वो पेज फाड़ दो, दूसरा पेज निकालो, फिर सारे फॉर्मूलेज बिना देखे लिखो। जब फॉर्मूलेज ऑन द टिप्स हो जाएं, फिर जो सर ने क्वेश्चन क्लास में करवाए थे उन्हें देखो कि सॉल्व करवाने का तरीका क्या था। उसके बाद मॉड्यूल उठाओ और क्वेश्चन निकालना शुरू करो, और जो क्वेश्चन पहले हो गए थे उन्हें कोई बात नहीं बाद में देखना, लेकिन जो नहीं हुए थे और डाउट में पूछे थे उन्हें एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, वो जरूर बनने चाहिए, ठीक है बेटा। तो कप्पा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजीली पॉसिबल है। बस डिफरेंस इतना सा है बेटा कि आप क्या करते हो, फिजिकल के न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो तो आप जब कर रहे होते हो ना तो आप बीच बीच में रजिस्टर खोल लेते हो कभी कभी, उससे क्या होता है पेपर में उस चीज की हैबिट हो जाती है, और पेपर में जब न्यूमेरिकल सारी लाइन से देखते हैं और हम घबरा जाते हैं, ठीक है। शेख रॉयल मैम कुछ जेई के क्वेश्चंस भी करा दीजिए इनऑर्गेनिक से, करवा देंगे बेटा, पहले नीट के कर ले अपन। सुमित दास मैम कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ नहीं आया बेटा, आज आ गया होगा, मैंने समझा दिया। वेरी गुड शेखर। हेबर्स प्रोसेस डेल्टा एच नेगेटिव, तो मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ एनएच3 टेम्परेचर मस्ट बी लो। नहीं बेटा रिक्वायर्ड टेम्परेचर जब रिएक्शन कर रहा था उसकी बात हम कर रहे थे। थैंक यू पीयूष। वेरी गुड इरफान अली मैम हाइपोफॉस्फोरस एसिड में ट्रिक नहीं लग रहा, H3PO3 माइनस H2PO2 H4P3O4 आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन H3PO2। बेटा समझाना क्या है, H3PO2 को एक को याद रखो, वो बेटा वो हाइपोफॉस्फोरस जो है वो इंडिविजुअली उसको याद रख लो बेटा, हाइपोफॉस्फोरस को, ठीक है बेटा, सब में ट्रिक नहीं लग रहा। आयुष सिंह इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द चैप्टर, चैप्टर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपको कभी समझ में नहीं आएगा। राघव सैनी अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, आज समझा दिया मैंने। श्रेयल विश्वास मैम ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस का रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं, एक बार क्लियर कर दीजिए। कितनी बार लिखा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, क्योंकि जितने पीएच बॉन्ड होंगे उतना हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 के बीच में होगी और वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, फर्दर रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। 7 वाले को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। चलो बेटा बाकी के डाउट्स आपके कल लेते हैं, ठीक है, कल आपके डाउट्स लेंगे।
मतलब कल की क्लास में हम लगभग ग्रुप 17 जहां तक है वहीं तक रहेगा, कल आपका पेंडिंग जो पोर्शन है वो कवर कर लेंगे ताकि आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेके आएंगे। तो बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत है ही नहीं है। पी ब्लॉक जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। कोई भी दिक्कत आए आप अपना डाउट्स लिख दो, ठीक है। रही बात कुछ बच्चे पूछ रहे हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको कल की क्लास में दे दूंगी, ठीक है। तो बेटा अच्छे से रिवाइज करना, अब तक जितना पढ़ लिया है। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली लगभग कंप्लीट हो गया है। जो उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर करवाऊंगी कि कंसेप्ट्स को यूज कैसे करना है। जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली की रीजनिंग की थी, सेम एज इट इज उसी तरीके से हम ऑक्सीजन फैमिली की भी रीजनिंग करेंगे, हेलोजन फैमिली की भी करेंगे, और नोबल गैसेस तो बहुत छोटी सी और सिंपल सी है, उसे हम एक क्लास में बाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज, ठीक है बेटा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।